Hello students, myself Dr. E.J. Singh, belongs to G&R Institute of Management and Technology, Bulandshahr. Now the topic for discussion today is Giardia. Giardia, that is the topic is related with BSc students and other pharmaceutical students who are pursuing their B Pharma, D Pharma and other medicinal science group courses. So Giardia, आज हम जियार्डिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में कि लाइफ साइकिल से लेकर के उसका फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से स्टडी किया जाता है, इससे कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं, अकर्स होती हैं, और फाइनली इसको क्लिनिकली किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके जो प्रिवेंशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो क्या क्या हैं। तो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी पैटर्न है, खासकर जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें 1 या 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं कि जियार्डिया क्या है, उससे रिलेटेड डिजीज़ कौन सी होती है, इसके प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस क्या हैं। तो इस तरीके के कुछ डायग्रामेटिक स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं जियार्डिया क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बाय इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। Giardia is a tiny parasite that is called as germ in generally that causes the diarrheal disease giardiasis। यानी अगर हम आम भाषा में देखें तो इसको बोलते हैं एक डायरियल से मतलब एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लूज मोशन हो जाते हैं। कई बार पेशेंट्स को लूज मोशन हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी, और कई तरीके के ऐसे एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं जिसमें वीकनेस भी शामिल है, और बॉडी फ्लूइड जो होता है शरीर के अंदर वो काफ़ी हद तक गिर जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के प्रीसिम्प्टोटिक कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं। तो जियार्डिया इस तरीके का पैरासाइट है जिसे हम जर्म्स बोल रहे हैं, एक ऐसा छोटा सा पैरासाइट है, माइक्रोस्कोपिक है, जो डायरिया का कारण बनता है, एक ऐसी डिजीज जिसमें लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आगे चल के। तो इसी को हम बोलते हैं जियार्डिएसिस। अगर आप नाम को देख पाओगे तो नाम से आपको पता पड़ जाएगा, जस्ट उसी के नाम से ये डिजीज़ है। यहाँ पे है जियार्डिएसिस, क्योंकि जो हमारा एनिमल है वो है जियार्डिया, पैरासिटिक फॉर्म में है, तो पैरासिटिक फॉर्म से ही ये डिजीज़ को कॉज करता है, और इससे होने वाली जो डिजीज़ है वो है जियार्डिएसिस। एसिस यहाँ पे हम नाम लगा देते हैं बाद में, जो कि उसके कोर एलिमेंट डिजीज़ को इंट्रोड्यूस कराता है। तो जियार्डिया है वो कहाँ पे मिलता है, जो इसकी ऑकरेंस है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मिलता है, जो सरफेस मिलेगी सॉइल की, फूड की, वाटर की, यहाँ पे सबसे पहले ये सरफेस पे दिखाई देता है। यानी कि एक ऐसा स्थान या एक ऐसा जोन आप कह सकते हो जहाँ पर उसकी सरफेस कंटेमिनेटेड हो, यानी कि इस तरीके से प्रदूषित हो, इस तरीके से विचलित हो, जिसमें अदर एक्सटीरियर मटेरियल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी खराबी उसमें अगर मिलती है हमें नेचुरल फॉर्म से अननेचुरल फॉर्म में, वहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब वो सॉइल के रूप में मिल सकती है, यानी कि एक ऐसी सॉइल है जो पहले से ही इन्फेक्टेड रही हो, एक ऐसा फूड हो सकता है जो पहले से इन्फेक्टेड रहा हो, या एक ऐसा वाटर सोर्स हो सकता है जो पहले से या तो जियार्डिया के संपर्क में आ चुका हो इन्फेक्शन लेवल पर, या कुछ ऐसे एक्सटीरियर मटेरियल हों जो जियार्डिया को पनपने के लिए, एक्लिमेटाइज होने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको उत्प्रेरित करते हैं। तो ऐसी 3 जगह पर, खासकर सॉइल में, फूड में, वाटर सोर्सेस में जो कंटेमिनेटेड हैं, वहाँ पर आपको फीसिस, पूप, यहाँ पे हम कह रहे हैं ना फीसिस, पूप जो है, जो हमारा एक्सटीरियर मटेरियल है, जिसे हम उसके थ्रू निकालते हैं हमारा, जैसे हम सुबह देखते हैं कि जिस तरीके से लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो जो फीसिस हम निकालते हैं, जैसे पूप यहाँ पे हम बोल रहे हैं, उसी में ये हमारे जियार्डिया के जो पैरासाइट्स हैं वो बाहर निकलते हैं। अब कंडीशन है कि वो अनमेच्योर कंडीशंस में भी हो सकते हैं और मैच्योर कंडीशंस में भी हो सकता है। तो एक्सक्रीशन एक तरीके से जैसे बॉडी का होता है, तो उस एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो फीसिस या पूप है। तो वो इन्फेक्टेड पीपल अगर हैं या कोई एनिमल है, अगर वो जियार्डिएसिस से इन्फेक्टेड है और अगर वो किसी भी सॉइल, फूड या वाटर के संपर्क में आता है, तो वहाँ पे उसके एक्सक्रीट करने से
इस तरीके की बीमारी फैल सकती है, क्योंकि जियार्डिया जो है वो हमेशा अपनी फेवरेबल कंडीशंस को ढूंढेगा। अब फेवरेबल कंडीशंस उसकी होगी सॉइल के रूप में, फूड के रूप में, वाटर के रूप में, जहाँ पे जा कर के वो ग्रो कर सके, या एक ऐसी कंडीशन में रह सके कि जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, दोबारा उसको सेकेंडरी होस्ट के रूप में इन्वॉल्व करेगा और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद मैच्योर कंडीशन में होकर के अपनी कंप्लीट कर लेगा साइकिल। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? जो जियार्डियासिस है वो लगभग 2 से 5, यहाँ पे लूज स्टूल्स पूप का हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स का, इसका मतलब होता है जो पतले लूज मोशंस होते हैं, बहुत लूज स्टूल्स होते हैं, जो पूप होता है वो काफ़ी लूज हो जाता है। अगर दिन में आदमी 2 से 5 बार तक फ्रेश होने जाता है लगातार और उसके अंदर मरोड़ या ऐंठन जैसी शिकायत देखने को मिले, तो हम एक जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है उसको जियार्डियासिस का इन्फेक्शन हो गया हो, या उसकी आंतों में जियार्डिया का इन्फेक्शन लेवल बढ़ गया हो, या मान लीजिए ऐसे कुछ इन्फेक्शंस हैं जो हम मॉर्फोलॉजिकली या फिजिकली देख सकते हैं। जैसे फीवर है, अगर उसे हल्का सा बुखार आ जाए और बुखार आने के बाद में वो ये नोटिस करे कि सिर में दर्द हो रहा है, ऐंठन सी हो रही है। इसी तरीके से इची स्किन है, यानी कि जो स्किन उसकी त्वचा है उस पर हल्के से खुजलाहट जैसी चीज़ देखने को मिले। हाइप्स हो सकते हैं, इसी तरीके से स्वेलिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है आँखों में या जॉइंट्स में। तो इस तरीके के अगर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वो कॉमन सिम्टम्स होंगे जियार्डियासिस के। यानी जियार्डियासिस के जब इन्फेक्शन लेवल आपको हो जाएगा तो दिन में 2 से 5 बार आप फ्रेश होने जाते हैं लूज स्टूल्स के साथ, जो पुपिंग होगी वो काफ़ी लूज होगी। साथ ही साथ ये 4-5 आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फीवर, इची स्किन, हाइप्स, स्वेलिंग्स, ये आपकी आंखों में और जॉइंट्स में होगी। तो इससे एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि पेट में या इंटेस्टाइन में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है और ये एबनॉर्मल कंडीशन को शो करता है। तो आगे चल के अब इसके पैथोलॉजिकल टेस्ट होंगे जिससे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि क्या वाकई में ये प्रॉब्लम जियार्डिया की वजह से हो रही है या इसके कुछ और कारण है। अब जैसे जियार्डिया है तो इसकी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस तरीके से हमने इसका टीएस और एलएस दोनों ही लेने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देखिए, अब इस कंडीशन में आप देखिए कि ये पूरा मैच्योर जियार्डिया दिखाया गया है, जिसमें फ्लैजला हैं। इस तरीके से जो लॉन्ग आपको हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो फ्लैजला हैं। न्यूक्लियस आप देख सकते हो, बिल्कुल ये बिल्कुल कंजॉइंट न्यूक्लियस की तरह आपको दिखाई देंगे, दो आपस में चिपके होंगे। ये इसके सकर हैं, सकर्स, जिसकी वजह से ये किसी भी न्यूट्रिशन को या कोई भी इसका इन्वॉल्यूटरी मैटर है उसको कंज्यूम करने का काम करता है। इसके साथ में ये नीचे की तरफ फ्लैजला है जिसकी वजह से मूवमेंट करता है। ये ट्रोफोजॉइड फॉर्म है वेंट्रल सरफेस के साथ। इसी तरीके से इसके हाफ पोर्शन के साथ में है ट्रोफोजॉइड दिखाया है, ये साइड व्यू है। ये भी ट्रोफोजॉइड है और ये भी ट्रोफोजॉइड फॉर्म में है। ये एब्डोमिनल सरफेस है, एब्डोमिनल सरफेस जो इसका बीच वाले ट्रंक पोजीशन को शो करता है। तो इस तरीके से तो हुई इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखने में लगता कैसे है, इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होती है। तो ये तो एक होगी इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर। अब इसका देखते हैं कि ये इन्फेक्शन किस तरीके से फैलाता है। जैसे ह्यूमंस बीइंग्स में अगर हम बात करें, एनिमल्स में भी इसका सेम वही इन्फेक्शन लेवल रहता है और इसके वही प्रिकॉटिव रीजंस होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ह्यूमंस बीइंग में जा करके जियार्डिया किस तरीके से ये इन्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है। इन्फेक्शन लेवल से मतलब है अपनी मात्रा को कैसे बढ़ाता है, मल्टीपल कॉपीज कैसे तैयार करते हैं। जैसे जैसे इनके नंबर्स ऑफ कॉपीज बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही वैसे बीमारी अपने आप में डेंस होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ये सिस्ट फॉर्म है। सिस्ट फॉर्म का मतलब है कि ऐसी ओव्यूलेटरी कंडीशन है जिसमें ये सुसुप्त अवस्था में यानी कि लगभग न्यूट्रल कंडीशन में होता है और इसको चाहिए अब कोई मीडिएट, यानी कोई ऐसा मीडिएटर चाहिए, मीडियम चाहिए, ताकि ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाए, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर जाए, यानी इसको एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं
वो अलग अलग स्टेजेस में जा करके सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। अब पहला स्टेप इसका यहाँ पे होगा कि जितने भी एडिबल फूड्स हैं जिसको ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, वो चाहे आपके वेजिटेटिव हो नॉन वेजिटेटिव हो, उस पे जा करके ये कंटेमिनेट करने का काम करते हैं। कंटेमिनेट का मतलब है उससे जा करके चिपक जाते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं, है ना, विचलित कर देते हैं। वो कौन कौन से सोर्स हैं? पानी को करेंगे, फूड को करेंगे, या कोई भी हैंड्स यानी कि हाथों से निर्मित कोई ऐसा सामान जिसको हम डेली बनाते हैं या खाने का यूज़ करते हैं, वहाँ पे जा कर के ये सिस्ट चिपक जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये वेजिटेटिव फूड्स दिखाया गया है, वाटर दिखाया गया है, यहाँ पे ये चिपक जाएगा। सेकंड जो पोजीशन है, अब ये सिस्ट क्या करेगा, जब वो एडिबल फूड पे जा कर के चिपक गया, अटैच हो गया, तो अब ये सेकंड पॉइंट में, क्योंकि जब इंसान उसको कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा, तो खाने के बाद ये फल चले जाएंगे हमारे मुंह से होते हुए, आहार नाल से होते हुए सीधे स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर जा करके ये सिस्ट अपनी फेवरेबल कंडीशन ढूंढ लेगा, जो कि है इंटेस्टाइन। तो कई बार इसको इंटेस्टिनेलिस एक डिजीज़ है उससे भी अटैच करके देखा जाता है, जियार्डिएसिस इंटेस्टिनेलिस, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा इसका रोल रहता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन उसकी वहीं पे है, वहाँ जाके ये मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम करता है। तो इसी तरीके से ये जियार्डिएसिस डिजीज़ को कॉज करने का काम करता है। यहाँ मुख से यानी कि मुंह से इसने एंट्री किया और इस तरीके से बॉडी के इंटरनल पार्ट में, इंटेस्टाइन में जा करके स्टोर हो गया। अब वहाँ पर जा करके मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। जब इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी और सर्वाइव हो जाएगी, तो दोबारा से मैच्योर कंडीशन के साथ साथ सिस्ट फॉर्म में ये एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे एनस है और अदर ये ऑर्गन्स हैं, वहाँ से होते हुए ये दोबारा इस पोजीशन को रिकरेंट कर लेगा, दोबारा से रिवाइज करने लगेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 2 3 ये 3 स्टेप्स में अपनी पूरी साइकिल को फॉलो करता है और रिपीट करता रहता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। अब लाइफ साइकिल के दौरान ये अपने शरीर को कितनी बार चेंज करता है? पहले देखिए सिस्ट फॉर्म में है, उसके बाद में ट्रोफोजोइट्स में आया, फिर उसके बाद में ये मल्टीपल कॉपीज बनाता है बायलिंगुअल फॉर्म में, उसके बाद में ये सेपरेट हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद फिर वही उसका प्रदर्शन रिपीटेशन हो जाता है। तो इतनी बार ये अपने शरीर को बदलता है, यानी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे 2-3 साइन हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर इस तरीके का साइन दिखा देता है तो इन्फेक्टिव स्टेज है। अगर आपको इस तरीके का साइन देखने को मिलता है तो इन्फेक्टिव स्टेज को शो करता है। अगर इस तरीके का साइन मिलता है तो वो डायग्नोस्टिक स्टेज है, यानी कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम पैथोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सिस्ट की फॉर्म को दिखाता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिसकी मदद से हम इसको पता कर सकते हैं। अब देखते हैं, सिस्ट्स आर रेजिस्टेंट फॉर्म्स एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जियार्डिएसिस। जो सिस्ट होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि एक ऐसी न्यूट्रल कंडीशन होती है जहाँ पर वो आराम से ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो वो जियार्डिएसिस की दोनों फॉर्म्स मिलती हैं। इसमें सिस्ट फॉर्म भी है, ट्रोफोजोइट्स फॉर्म भी है, और दोनों ही फीसिस के रूप में डायग्नोस की जा सकती हैं। अगर हमें डायग्नोस करना है कि क्या वाकई में ये ह्यूमन इस डिजीज से इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो उसके फीसिस को, उसके मल को हम टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। और कई बार देखते हैं कि जो सिस्ट होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं कई मंथ तक कोल्ड वाटर में। ठंडे पानी में भी जो सिस्ट हैं वो जीवित पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई ऐसे वाटर, फूड या ऐसा कोई रूट सोर्स मिल जाए जो हाथ से बना हुआ है, फॉर्मेट्स के थ्रू है, जहाँ पर जियार्डिया जो पैरासाइट है वो उपस्थित है, तो जियार्डिएसिस डिजीज़ को कॉज करने का काम करेगा। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, एक्साइटेशन में मिलता है, तो ये ट्रोफोजोइट्स रिलीज करता है, जिसमें प्रत्येक सिस्ट में 2 ट्रोफोजोइट्स होते हैं। तो सिस्ट एक ऐसी फॉर्म जो न्यूट्रल कंडीशन में है लेकिन मूवेबल है, और आगे चल के ये 2 ट्रोफोजोइट्स को बनाने का काम करेगा। दोनों ट्रोफोजोइट्स आकर के अलग अलग हो जाएंगे और दोनों मैच्योर कंडीशन से होने के बाद सेम वही कंडीशन को रिपीट करेंगे। तो ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक स्टेजेस में पाए जाएंगे और दोनों ही इन्फेक्टेड कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी इन्फेक्शन लेवल पे होते हैं, बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं
डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। तो इसमें एक नॉन डायरियल फीसिस स्टेज होती है, एक डायरियल फीसिस स्टेज होती है। यानी कि कई बार तो ऐसा होगा कि डायरिया हो गया, यानी लूज मोशन हो रहे हैं, और डायरिया होने के बाद में भी जो आपका जियार्डिया है वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है वो सिस्ट फॉर्म में हो, मैच्योर कंडीशन तक नहीं पहुंच पाया है। और कई बार होता है कि डायरियल कंडीशंस में ही हम ये डायग्नोस कर लेते हैं फीसिस के थ्रू कि ये पैरासाइट उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके अलग अलग रीजंस और मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम ये चेकआउट करते हैं कि डायग्नोसिस हो सकता है या नहीं। अब जो जियार्डिया है वो कैसे डायग्नोस करते हैं, उसके सिंपल कुछ मेथड्स हैं, कुछ उसके सैम्पलिंग मेथड्स हैं। जैसे कि हेल्थ केयर्स जो हैं वो प्रोवाइड्स करते हैं जो पुरानी आपकी लेबोरेटरीज़ हैं, उन लेबोरेटरीज़ के कुछ टेस्ट हैं जो इसके लिए पहले ही एक स्टैंडर्ड बना चुके हैं। उन मानकों के अनुरूप जियार्डिया जो है वो स्टूल में, यानी जो पूपी होता है जो हम एक्सक्रीट करते हैं, तो उसका हम एक सैंपल ले लेते हैं जो पहले से बीमार है और जिसमें ये हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि इसको मान लीजिए कि बुखार हो गया, पेट में ऐंठन या मरोड़ हो गया, टॉर्जन हो गई है, डिहाइड्रेशन का शिकार है। तो इस तरीके की कंडीशन होने पे और दिन में अगर वो 2 से 5 बार फ्रेश होने के लिए जाता है स्टूल पोपिंग के लिए, तो वहाँ पर हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि ये पर्सन जियार्डिया से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उसका हम सैंपल ले लेंगे एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में। और कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स ये पता करने में लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं या उन्हें परेशानी हो जाती है कि जियार्डिया इन्फेक्टेड लेवल में है या नहीं है, क्या वाकई में इसी की वजह से पेशेंट सिक है, बीमार है या नहीं है। तो वहाँ पे उसके लिए पैथोलॉजिकल टेस्टिंग अलग होती है। उसमें हम ब्लड टेस्टिंग करने के बाद चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है और किस स्पीसीज को बिलोंग करता है, जिससे कि उसका जो डायग्नोस्टिक लेवल है उसका चैनल चेंज हो जाता है। और जो जियार्डिया है वो इन्फेक्शन कई बार जियार्डिया जर्म्स के थ्रू ही होता है। ये लगभग हमें सभी सैंपल्स में देखने को मिलता है। अब जो इसकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा वार्म क्लाइमेट्स में। ऐसे देश या ऐसे टेरिटरीज जहाँ पे आपको वार्म क्लाइमेट्स देखने को मिलता है और मोस्टली ये बच्चों में पाया जाता है क्योंकि बच्चे कई बार हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं और अपने खाने पीने के प्रति जो उनका व्यवहार रहता है वो काफ़ी रूड रहता है। तो ऐसी कंडीशन में चिल्ड्रंस में ये देखने को मिलता है। कई बार चिल्ड्रंस का जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो काफ़ी वीक रहता है। तो ऐसे होस्ट, ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं या इस टाइप्स के पैरासाइट्स हैं, उनके लिए सबसे मोस्ट प्रिवलेंट होस्ट जो होता है वो चिल्ड्रंस ही होते हैं। तो जियार्डिया भी चिल्ड्रंस के केस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं। तो एक स्पेक्ट्रम है, एक इस तरीके का डायग्नोस्टिक लेवल है जो एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टर्स है उसको कैरीज करता है। ये डायरिया है या मेल अब्जॉर्प्शन है। तो इस तरीके की कई तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से पता पड़ेगा कि सिस्ट वाकई में मैच्योर कंडीशन में आया है, इन्फेक्शन लेवल को कॉज करता है या नहीं करता है। अब एक्यूट जियार्डियासिस है तो वो हो जाएगा 1 से 14 दिन के बीच में, यानी कि लगभग 7 दिन के एवरेज में इंक्यूबेट हो जाता है और डायग्नोस किया जा सकता है। और 1 से 3 हफ्ते तक, ये जो 1 से 3 हफ्ते होते हैं शुरू के, उसमें अगर उसके सैंपल को ले लिया जाए, यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल के सैंपल को ले लिया जाए, तो काफ़ी हद तक ये चेक किया जा सकता है कि पेशेंट जियार्डियासिस से इन्फेक्टेड है या नहीं है। अब उसके जो सिम्टम्स होंगे वो जनरली वही होंगे, जैसे डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग है, नोजिया है, वोमिटिंग है। अगर मान लीजिए इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो लगभग ये डायग्नोस्टिक लेवल्स पे हमें पता करने के लिए कामयाब होते हैं कि क्या जियार्डिया वहाँ पे अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो ये उसी के सिम्टम्स हैं। ये एक्यूट जियार्डियासिस की बात कर रहे हैं हम। अभी क्रोनिक जियार्डियासिस की बात करेंगे तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिकरेंट में मेल एब्जॉर्प्शन के हैं और डिबिलिटेशन के हैं, जो कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो क्रोनिक और एक्यूट दोनों के ही फंक्शंस अलग हैं, उनका टाइम पीरियड अलग है और दोनों के बीच में जो स्पेसिफिक चेंजेस हैं, यानी जो स्पीसीज है उसके बीच में जो फंक्शनल चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि क्रोनिक जियार्डियासिस है या एक्यूट जियार्डियासिस है। एक्यूट और क्रोनिक में टाइमिंग का बड़ा
इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एक्यूट जीआरडीएसिस है तो वो 1 से 14 दिन के बीच में इंक्यूबेशन के थ्रू दिखाई दे जाता है, जो एवरेज 7 दिन तक का इन्फेक्शन लेवल है। और जो क्रोनिक है, क्रोनिक का लॉन्ग टर्म है। तो कई बार ये देखना होता है कि क्या इसी पैरासाइट्स की वजह से मेल अब्जॉर्प्शन हो रहा है या डेबिलिटेशन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक्यूट और क्रोनिक जीआरडीएसिस का पता कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए जीआरडिया के बारे में। इससे रिलेटेड 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, या कई बार जो मेडिसिनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नीट की परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आगे के कुछ वीडियोस हम इस तरीके के और इम्पोर्टेंट स्लाइड से कुछ नया टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।